गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने बैंडविड्थ के बारे में पढ़ा था। तो अगेन थोड़ा सा हम उसके बारे में पहले रिवाइज करेंगे। तो जैसे मैंने बोला था कि हमने एवरेज पावर और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बनाया था। तो हमने देखा था कि ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास जो एवरेज पावर होती है वो मैक्सिमम होती है ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी पे, जिसको हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे पी एवरेज की पावर मैक्सिमम होती है और वो मैक्सिमम एवरेज पावर कितनी होती है, एफ नॉट स्केयर बाई 2r। लेकिन बोलता है कि अगर हम उस एफ नॉट स्केयर बाई 2r की जो मैक्सिमम एवरेज पावर है उसका आधा लें और आधे पे हम यहाँ पे एक लाइन लगाएं, तो उस ओमेगा नॉट के दोनों साइड जो लाइन इस कर्व को यहाँ पे कट करती है, तो उस पॉइंट पे जो हमारे पास फ्रिक्वेंसीज होती है ओमेगा 1 और ओमेगा 2, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। तो बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 ऑफ द ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी ऑन आइदर साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट की दोनों साइड हमारे पास जो फ्रिक्वेंसीज होती है ड्राइविंग फोर्स की ओमेगा 1 और ओमेगा 2, इनके बीच के डिफरेंस को हम जो है बैंडविड्थ बोलते हैं। लेकिन बोलता है कि ये जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमारे पास होती है ये हमारे पास कहाँ पे होती है, इट इज़ एट दी हाफ ऑफ द एवरेज पावर सप्लाई टू द ऑसिलेटर। तो हमारे पास जो मैक्सिमम एवरेज पावर होती है उसके हाफ पे हमारे पास जो लाइन इस कर्व को यहाँ पे कट करती है, तो यहाँ पे जो आपके पास और यहाँ पे, तो इस साइड जो हमारे पास लोअर वाली फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारे पास ओमेगा 1 होती है और जो हायर वाली फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारे पास ओमेगा 2 होती है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को हम जो है बैंडविड्थ बोलते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास एवरेज पावर मैक्सिमम एवरेज पावर का आप हाफ ले रहे हैं वो हमारे पास एफ नॉट स्केयर बाई 4r होगा, क्योंकि मैक्सिमम एवरेज पावर एफ नॉट स्केयर बाई 2r होती है। तो उसका हाफ यहाँ पे 1/2 करेंगे तो 4r यहाँ पे हमारे पास बनेगा। और जो हमारे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है इसको हम बैंडविड्थ भी बोलते हैं या हम इसको एब्जॉर्प्शन बैंडविड्थ भी बोलते हैं, क्योंकि बोलता है कि इट इज़ कनेक्टेड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। क्योंकि जो ऑसिलेटर है उसको फोर्स एक तरह से जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसको फोर्स्ड ऑसिलेटर बना रहे हैं, तो वो फोर्स एक तरह से ऑसिलेटर को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। तो वहाँ पे ऑसिलेटर में एनर्जी का अब्जॉर्प्शन हमारे पास होता है। तो इसलिए जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है इसको हम एब्जॉर्प्शन बैंडविड्थ भी बोलते हैं या सिंपल हम इसको बैंडविड्थ भी बोलते हैं। तो तक ग्राफ से हमें यहाँ पे एक पता चलता है कि स्मॉलर द बैंडविड्थ शार्पर इज द रेजोनेंस। तो अगर ये बैंडविड्थ कम होगी, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का डिफरेंस कम होगा, उसका मतलब क्या है कि जो आपकी पीक है वो एकदम ही यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, तो पीक उतनी ही शार्प होगी। लेकिन ये बैंडविड्थ जितना दूर है हमारे पास, तो उसका मतलब जो हमारे पास पीक है वो उतनी शार्प नहीं होगी। जैसे ये ग्राफ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे पीक हमारे पास उतनी शार्प नहीं होगी। लेकिन ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का बीच का डिफरेंस अगर हम घटाएंगे, मान लो इतना कर लेफ्ट और राइट के बीच में थोड़ा सा बनता है, तो उस केस में एक शार्प पीक हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी जो इस तरह की हमारे पास होगी। तो शार्प पीक इज ओनली ऑब्टेन्ड इफ डिफरेंस बिटवीन ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1 इज वेरी लेस। तो स्मॉलर द बैंडविड्थ शार्पर इज द रेजोनेंस। तो वहाँ पे हमें एकदम से मैक्सिमा देखने को मिलेगा। रेजोनेंस का मतलब कि हमारे पास वो फ्रिक्वेंसी जिस पे कि हमें जो है मैक्सिमम एवरेज पावर हमें देखने को मिलती है।
फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए फोर्स्ड ऑसिलेटर। तो ये क्वालिटी फैक्टर हमने डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में भी किया था, लेकिन वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट है। जो क्वालिटी फैक्टर है वहाँ पे हमारे पास था क्वालिटी फैक्टर इज 2 पाई टाइम्स द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर एट एनी इंस्टेंट डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर आफ्टर ए टाइम इंटरवल। लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर है ये है फोर्स्ड ऑसिलेटर का क्वालिटी फैक्टर, तो थोड़ा सा इसमें भी हमारे पास सिमिलरिटी यहाँ पे रहेगी। तो बोलता है क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए फोर्स्ड ऑसिलेटर हमारे पास क्या होता है, बोलता है इट इज़ 2 पाई टाइम्स द एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑसिलेटर डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल और एनर्जी डिसिपेटेड पर टाइम इंटरवल या इन वन टाइम पीरियड, एनर्जी डिसिपेटेड इन वन टाइम पीरियड। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको लिख रहे हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर है इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास होता है 2 पाई टाइम्स एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर में हमारे पास एवरेज एनर्जी कितनी उसमें स्टोर होती है, तो हम सभी टाइम पे जो एनर्जी होगी उसका एवरेज वहाँ पे निकालते हैं, उसको हम एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑसिलेटर बोलेंगे, और डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। तो एक टाइम पीरियड में आपकी एनर्जी कितनी डिसिपेट हो रही है उसको हम एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल बोलते हैं। और ये हमने इसके लिए एक्सप्रेशन भी लास्ट लेक्चर में निकाला था कि हमारे पास जो एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल होती है उसको हम यूटी बोलते हैं, और यूटी हमारे पास किसके बराबर होता है, पी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। तो पिछले कल हमने यूटी के लिए एक्सप्रेशन देखा था, तो वो हमारे पास होता है पी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। तो इसलिए जो एवरेज एनर्जी है उसको हम यहाँ पे यू ए वी लिखते हैं। तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर हमारे पास क्या हुआ, इक्वल टू 2 पाई टाइम एवरेज एनर्जी ऑफ स्टोर्ड इन द ऑसिलेटर डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, मतलब कि यू टी, एंड दैट इज इक्वल टू पी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। तो इस तरह से हमारे पास ये यहाँ पे एक्सप्रेशन क्वालिटी फैक्टर के लिए आता है। अब जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है एवरेज एनर्जी और पी एवरेज, इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू फोर्स्ड ऑसिलेटर के केस में हमारे पास आ जाएगी। तो होता है कि हमने देखा हुआ है कि हमारे पास पी एवरेज हमारे पास होता है एवरेज पावर सप्लाइड टू द ऑसिलेटर, और उस केस में जो एनर्जी डिसिपेशन हमारे पास होता है वो हम यू टी लिखते हैं कि एक टाइम पीरियड में हमारे पास कितना एनर्जी डिसिपेशन हमारे पास होता है, वो हमारे पास यू टी होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स हम ले रहे हैं उसका रियल पार्ट हम यहाँ ले लेते हैं। तो ड्राइविंग फोर्स का रियल पार्ट होता है एफ इक्वल टू एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो जब हम ड्राइविंग फोर्स का रियल पार्ट ले रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट का भी यहाँ पे रियल पार्ट लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट का रियल पार्ट होता है एफ नॉट बाई ओमेगा जेड एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। तो हमने कई बार ये चीज़ पिछले आर्टिकल्स में की हुई है कि फोर्स का रियल पार्ट हम लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट का रियल पार्ट लेते हैं। तो अगर हम ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी लिखते हैं तो टोटल एनर्जी ऑसिलेटर की हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से लिखते हैं, 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 sx स्क्वायर। तो ये दूसरा पार्ट हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर होती है, इसलिए यहाँ पे हम स्प्रिंग कांस्टेंट का यूज़ कर रहे हैं। और ये एक्सप्रेशन हमने अनडैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में भी देखा कि हमारे पास टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो dx/dt है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। हमें पता है कि x की वैल्यू यहाँ पे इतनी होती है, तो dx/dt हम इसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास कितना आएगा एफ नॉट बाई जेड एम कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। और उसी तरह से यहाँ पे एस एक्स का स्क्वायर, तो x डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो जब हम दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो टोटल एनर्जी की इक्वेशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 m इंटू dx/dt का होल स्क्वायर। लेकिन dx/dt हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड एम का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, मतलब x का डेरिवेटिव।
और उसी तरह से यहाँ पे 1/2 एस और एक्स का स्क्वायर, और एक्स हमारे पास क्या है, एफ नॉट बाई ओमेगा जेड एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, जो ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी। लेकिन हम यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, और हमें यहाँ पे एनर्जी नहीं, हमें चाहिए एवरेज एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। तो यू तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब हमने कैलकुलेट करना है यू एवरेज। तो यू एवरेज को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 1/t 0 to t u इंटू डी टी। तो ये वही एक्सप्रेशन है कि हम एक टाइम पीरियड में एवरेज एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के t तक जितनी भी एनर्जीज होगी अलग अलग टाइम पे, उन सभी एनर्जीज को हम ऐड करेंगे। ऐड का मतलब हम यहाँ पे समीशन साइन को इंटीग्रल से रिप्लेस कर रहे हैं। तो इंटीग्रल का मतलब है हम सम कर रहे हैं 0 से लेकर के t तक जितनी भी एनर्जीज हैं, और उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। और टोटल टाइम हम क्या ले रहे हैं, एक टाइम पीरियड। तो इसलिए एक टाइम पीरियड में जो हमारे पास एवरेज एनर्जी होगी दैट विल बी 1/t 0 to t u इंटू डी टी। तो यहाँ पे अब हम u की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने यहाँ पीछे ये एक्सप्रेशन निकाला हुआ है सारा। तो एवरेज एनर्जी निकालने के लिए u की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब 1/t हमारे पास बाहर है और u की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2 एफ नॉट का स्क्वायर जेड एम का स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 0 to t कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 इंटू डी टी प्लस 1/2 एस एफ नॉट ओमेगा जेड एम का स्क्वायर 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5 इंटू डी टी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म थी उनको ले लिया इंटीग्रल के बाहर, लेकिन जो स्मॉल t है हम विद रिस्पेक्ट टू डी टी यहाँ पे इंटीग्रल ले रहे हैं। जो स्मॉल t है वो कॉस में है और साइन में है। तो इसलिए जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5 है और साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5 है वो इंटीग्रल साइन के अंदर रहेगा, बाकी टर्म हमारे पास जो है बाहर यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल t है वो कॉस के साथ है और साइन के साथ है। तो इसलिए बाकी जो यहाँ पे दोनों टर्म है इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगी। और फिर हमें पता है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और जो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे मैंने एरो से इंडिकेट किए हुए हैं। तो ये आ गया, इसके दो पार्ट हो गए साइन स्क्वायर एक्स के 1/2 माइनस कॉस 2x बाई 2, और उस तरह से कॉस स्क्वायर के भी हो गए 1/2 प्लस 1। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस डी टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5 का इंटीग्रल होगा, दोनों ही इंटीग्रल फर्स्ट और सेकेंड इंटीग्रल, तो इनमें 1/2 आ जाएगा और cos 2x, और यहाँ पे दूसरे में भी cos 2x हमारे पास आ जाएगा। लेकिन इंटीग्रल ऑफ cos 2x हमारे पास जो है क्या होता है, 0 होता है। 0 से t अगर हम cos एक इवन फंक्शन है उसका इंटीग्रल लेते हैं तो हमारे पास 0 होता है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1/2 और 1/2 बच जाएगा, लेकिन 1/2 का इंटीग्रल हमारे पास आएगा वो बनेगा t/2, क्योंकि 1/2 का मतलब है 1 का इंटीग्रल और हम 1/2 कॉमन ले लेंगे। लेकिन 1 का इंटीग्रल हमारे पास जो है t होता है। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे 0 से t तो हमारे पास t बनेगा और 1/2 साथ में, तो t/2 हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का ही इंटीग्रल बनेगा, कॉस स्क्वायर का भी और साइन स्क्वायर का भी। तो जब हम t/2 यहाँ ऊपर पुट करेंगे तो यहाँ पे बाहर 1/t है, 1/2 इस t/2 के साथ में जो 1/2 है वो 4 बन जाएगा यहाँ पे, और m एफ नॉट का स्क्वायर जेड एम का स्क्वायर इंटू टी। तो t/2 था लेकिन वो 2 हमने इस 2 के साथ लिख लिया, तो 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे t बचा। उस तरह से दूसरे पार्ट में भी हमारे पास जो t/2 था वो 1/2 शुरू में है, तो 1/4 एस एफ नॉट का स्क्वायर बाई ओमेगा जेड एम का स्क्वायर इंटू टी। तो ये हमारे पास बचा। अब t दोनों में है, ऊपर और नीचे भी बटे में t है, तो अंदर वाले जो कॉमन t है वो दोनों का कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/4 एफ नॉट का स्क्वायर बाई जेड एम प्लस एस बाई ओमेगा स्क्वायर। तो किस तरह से जेड एम स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो एफ नॉट का स्क्वायर एफ नॉट स्क्वायर भी दोनों में कॉमन है, तो इसलिए एफ नॉट स्क्वायर बाई जेड एम स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया।
लेकिन यहाँ पे हमारे पास m बचा और यहाँ पे हमारे पास s डिवाइडेड बाय ओमेगा स्केयर हमारे पास बचेगा, क्योंकि यहाँ भी ओमेगा का स्केयर है। तो इसलिए यू एवरेज हमारे पास कितना बनेगा, इट विल बी m/4। तो हम क्या करते हैं, जो स्केयर ब्रैकेट है इसके अंदर से बाहर m कॉमन ले लेते हैं। तो बाहर m कॉमन लिया तो m/4 एफ नॉट स्केयर बाई जेड एम का होल स्केयर। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस s/m डिवाइडेड बाय ओमेगा स्केयर, क्योंकि यहाँ पे m नहीं है दूसरी में, तो यहाँ पे बटे में m हमें लगाना पड़ेगा, तभी हम बाहर m कॉमन ले आएंगे। तो यहाँ पे s/m बाई ओमेगा स्केयर लिखेंगे। लेकिन अब हमें पता है कि s/m जो है ये ओमेगा नॉट स्केयर होता है। तो s/m को हम ओमेगा नॉट स्केयर यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये u एवरेज हमारे पास कितना बनेगा, m/4 एफ नॉट का स्केयर बाई जेड एम का स्केयर और 1 प्लस ओमेगा नॉट स्केयर बाई ओमेगा स्केयर। तो एवरेज एनर्जी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आ गई। और फिर हमें ये भी पता है, जो हमें एवरेज एनर्जी चाहिए थी क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए, वो तो हमने यहाँ पे निकाल ली क्वेश्चन नंबर 2 में। लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर है उसको निकालने के लिए हमें एवरेज एनर्जी भी चाहिए, लेकिन साथ में एवरेज पावर भी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि जो एवरेज पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है वो एफ नॉट स्केयर बाई 2 कॉस ऑफ आई हमारे पास होता है। तो पी एवरेज हमारे पास वैल्यू ये होती है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ कि कॉस ऑफ आई हमारे पास जो r/Zm के बराबर होता है। तो जब हमने टेंजेंट फाई से कॉस फाई बनाया था, तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था कि कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास r/Zm होती है। तो कॉस फाई की जगह वहाँ पे हम r/Zm लिख सकते हैं। तो जब हम r/Zm लिखें तो Zm और Zm की मल्टीप्लिकेशन Zm स्केयर हमारे पास बन जाएगी। एफ नॉट स्केयर हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसलिए एफ नॉट बाई Zm का होल स्केयर ले सकते हैं। और यहाँ पे जो रह जाएगा वो हमारे पास रह जाएगा r/2। तो ये हमारे पास यहाँ पे आई पी एवरेज की वैल्यू। अब ये जो पी एवरेज की वैल्यू है और जो हमने यू एवरेज की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में निकाली, इन दोनों को हम क्वालिटी फैक्टर वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। Q इक्वल टू 2 यू एवरेज डिवाइडेड बाई पी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। तो जब क्वालिटी फैक्टर में इसको पुट करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर बनेगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा यू एवरेज। यू एवरेज हमने निकाला m/4 एफ नॉट बाई जेड एम का होल स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। और अभी पी एवरेज हमने निकाला एफ नॉट बाई जेड एम का होल स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 2, और साथ में नीचे मल्टीप्लाई बाई टी भी है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऊपर भी एफ नॉट बाई जेड एम का स्क्वायर है, नीचे भी एफ नॉट है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा 2 डिवाइडेड बाय टी शुरू में, और यहाँ पे m डिवाइडेड बाय 2r। तो यहाँ पे हमारे पास जो m डिवाइडेड बाय 2r यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे रहेगा 1 प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास एफ नॉट का स्क्वायर बाई जेड एम स्क्वायर है ये हमारे पास कैंसिल हो गया। अगर इसको हम देखें तो m/4 डिवाइडेड बाई r/2 है, मतलब a/b/c/d, और हमारे पास क्या होता है a/b मल्टीप्लाई बाई d/c। तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे m/2r बचेगा और साथ में 2 यहाँ पे रहेगा। लेकिन 2 हम उसको ओमेगा बोलते हैं, तो इसकी जगह हम यहाँ पे ओमेगा लिखें तो ये क्या बन जाएगा Q ओमेगा m डिवाइडेड बाई 2r और 1 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। लेकिन बोलता है कि अगर इस क्वालिटी फैक्टर की बात हम करते हैं एट रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस क्या, जहाँ पे आपकी मैक्सिमा हमें देखने को मिलता है, तो उसको हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं या अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। तो इसलिए हमारे पास ओमेगा जो है ओमेगा नॉट अगर हम लेते हैं तो यहाँ ये जो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास आया है इसमें ओमेगा की जगह भी हम ओमेगा नॉट अगर लेंगे तो ये ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट m डिवाइडेड बाई 2r और 1 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर से ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही बचेगा।
तो 1+1, लेकिन यहाँ पे ओमेगा नॉट एम डिवाइडेड बाई 2r, तो इसलिए क्वालिटी फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, ओमेगा नॉट एम डिवाइडेड बाय आर। तो ये जो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर है ये है एट रेजोनेंस। तो क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस, जहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो मैक्सिमम होती है। तो पावर मैक्सिमम होती है हमारे पास एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट पे। तो इसलिए क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस विल बी ओमेगा नॉट डैश ओमेगा नॉट एम डिवाइडेड बाय आर। लेकिन वैसे जो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास होगा, अगर हम कहीं भी निकालेंगे अदर देन रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, तो उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन कंसीडर करेंगे, क्यू इक्वल टू ओमेगा एम बाई 2r 1+ ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ एंड क्यू फैक्टर। तो बैंडविड्थ के लिए भी हमने एक्सप्रेशन निकाला था कि हमारे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 होता है, उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। और क्वालिटी फैक्टर के लिए भी हमने रेजोनेंस पे और यहाँ पे हमने क्वालिटी फैक्टर के लिए भी एक्सप्रेशन निकाला। तो होता है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको भी हम यहाँ पे निकालेंगे। बैंडविड्थ और क्यू फैक्टर के बीच में क्या रिलेशन हमारे पास होता है। तो होता है एवरेज पावर जो फोर्स्ड ऑसिलेटर की होती है वो हमें पता है कि पी एवरेज एफ नॉट स्क्वायर बाई 2 ZM कॉस ऑफ हाई हमारे पास होती है। लेकिन कॉस ऑफ हाई अभी मैंने बात की कि R/ZM के बराबर भी होता है। तो जब हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो एवरेज पावर एफ नॉट स्क्वायर R डिवाइडेड बाई 2 ZM का होल स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे बनता है। तो होता है कि हमारे पास ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है जिस पे कि एवरेज पावर मैक्सिमम होती है। तो ओमेगा नॉट हमारे पास क्या होता है, √S/m। तो बोलता है कि अगर हम ओमेगा नॉट S/m लेते हैं तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो ओमेगा m माइनस S/ओमेगा है वो 0 के बराबर हो जाता है। ओमेगा m माइनस S/ओमेगा 0 के बराबर हो जाता है अगर ओमेगा हम √S/m लेते हैं। तो ये पहले भी डिस्कस किया है कि अगर ओमेगा की वैल्यू आप √S/m लेंगे तो m को हम √m लिख देते हैं और माइनस s को हम √S डिवाइडेड बाई ओमेगा लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक √m नीचे वाले √ के m से कैंसिल हो जाएगा और एक नीचे के √S के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो 0 बन जाता है, ओमेगा m माइनस S/ओमेगा हमारे पास 0 बन जाता है अगर फ्रिक्वेंसी हम ओमेगा मतलब हम ओमेगा नॉट लेते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ZM की वैल्यू भी R बन जाती है। कैसे? क्योंकि ओमेगा को ओमेगा नॉट लेने पे जो ये ओमेगा m माइनस S/ओमेगा का होल स्क्वायर है ये तो बन जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या बचता है, R² रेज़ पावर 1/2 जो कि R होता है। तो ZM की वैल्यू ZM की वैल्यू हमारे पास R होती है जब हम ओमेगा नॉट लेते हैं। तो इसलिए जो एवरेज पावर मैक्सिमम आपकी होती है वो ओमेगा नॉट पे होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम एवरेज पावर मैक्सिमम ओमेगा नॉट पे ले रहे हैं तो इसलिए हमारे पास क्या बनेगा, एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZM स्क्वायर। लेकिन ZM ओमेगा नॉट पे हो गया R, तो इसलिए ZM की जगह R² हमारे पास आ जाता है और यहाँ पे R/2 है। तो R से R कट जाएगा तो यहाँ पे एफ नॉट स्क्वायर बाई 2R बचेगा क्योंकि यहाँ पे R² है। तो ये चेंज हम यहाँ पे करेंगे कि एवरेज पावर का एक्सप्रेशन तो ये होता है, लेकिन मैक्सिमम एवरेज पावर का एक्सप्रेशन ZM की जगह हम यहाँ पे R लिखते हैं, R²। तो R से एक R जो डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ नॉट स्क्वायर बाई 2R ही रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि जब एवरेज पावर आप मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम पावर एवरेज जो होती है वो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे होती है। तो उस केस में ZM की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ZM की वैल्यू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे R ही बचती है क्योंकि ओमेगा m माइनस S/ओमेगा जो 0 हो जाता है। तो इसलिए P मैक्सिमम एवरेज पावर हमारे पास जो एफ नॉट स्क्वायर बाई 2R यहाँ पे बनती है। लेकिन बोलता कि अगर हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है दो फ्रिक्वेंसी लेते हैं, लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी,
जो हमने ली थी बैंडविड्थ के केस में। तो वहाँ पे हमने क्या बोला था कि हमारे पास जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फ्रिक्वेंसीज होती है वो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी होती है जहाँ पे हम एवरेज पावर के मैक्सिमा का हाफ लेते हैं। मतलब जब हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बैंडविड्थ के लिए कंसीडर करेंगे तो उस केस में जो एवरेज पावर होगी वो हमारे पास कितनी होगी, हाफ ऑफ द मैक्सिमम एवरेज पावर। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कब अराइज होती हैं हमारे पास बैंडविड्थ के लिए, वो तब अराइज होती हैं जब हम मैक्सिमम एवरेज पावर का आधे पे उनको लेते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमने लिया तो एवरेज पावर हम क्या लेंगे, एवरेज पावर हम लेंगे हाफ ऑफ द मैक्सिमम एवरेज पावर। तो इसमें हम अब जो हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन निकाले हुए हैं इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 ले रहे हैं तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि एवरेज पावर हाफ ऑफ द मैक्सिमम एवरेज पावर होती है। तो इसलिए मैक्सिमम एवरेज पावर हमने यहाँ पे निकाली है जो कि F0²/2R है। तो इसलिए राइट साइड में तो हम पुट करेंगे 1/2 इंटू F0²/2R। लेकिन लेफ्ट साइड में एवरेज पावर का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, F0²/Zm²R/2। तो लेफ्ट साइड में हम इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पुट किया हुआ है, तो ये लाइन्स दोबारा रिपीट हो गई है। तो लेफ्ट साइड में इसको मैंने पी एवरेज का एक्सप्रेशन हमारे पास है F0²/Zm²R/2 और मैक्सिमम एवरेज पावर का है हमारे पास F0²/2R। लेकिन यहाँ पे 1/2 भी है। तो इसको हम देखें तो लेफ्ट साइड में भी 2 है, राइट साइड में भी 2 है। F0² ऊपर भी है, F0² राइट साइड में ऊपर भी है। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बतेगा, Zm²= 2R²। कैसे, इस 2R को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो दूसरी साइड और इस Zm को आप इस साइड कर मल्टीप्लाई कर दो। तो रैशनलाइजेशन यहाँ पे हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे दोनों का, जो बच गई यहाँ पे क्वांटिटी, तो Zm² यहाँ पे आएगा = 2R² हमारे पास यहाँ पे आएगा। लेकिन Zm² हमारे पास किसके बराबर होता है, R² प्लस M ओमेगा माइनस S/ओमेगा का होल स्क्वायर। Zm² हमारे पास होता है R² प्लस M ओमेगा माइनस S/ओमेगा का होल स्क्वायर। Zm क्या होता है, इसका अंडर रूट। तो Zm² क्या होगा, अंडर रूट के बिना। और यहाँ पे हमारे पास 2R² है। तो ये R² आप राइट साइड में मूव करते हैं तो एक ही R² आपका यहाँ पे बचेगा। तो M ओमेगा माइनस S/ओमेगा का स्क्वायर विल बी इक्वल टू R²। तो दोनों साइड अगर हम अंडर रूट लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, M ओमेगा माइनस S/ओमेगा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस R। तो यहाँ पे ये R है, अगर माइनस लेते हैं प्लस लेते हैं तो उस केस में दोनों का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, R² ही होता है। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि जब हम यहाँ पे अंडर रूट ले रहे हैं दोनों साइड का तो ये R प्लस भी हो सकता है, R माइनस भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन हमारे पास बनेंगी। एक बनेगी प्लस साइन के साथ और एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास जो माइनस साइन के साथ। तो प्लस साइन के साथ और माइनस साइन के साथ हमारे पास दो इक्वेशनें बनेंगी। तो हमारे पास दो इक्वेशनों से फ्रिक्वेंसी की दो वैल्यू भी आएंगी। एक वैल्यू को हम ओमेगा 1 बोलेंगे, दूसरी को हम ओमेगा 2 बोलेंगे। तो ये आई ही हमारे पास जो ओमेगा की ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन आई ही बैंडविड्थ वाले कंसेप्ट से हमारे पास। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो पहला ओमेगा होगा, जो दूसरा ओमेगा होगा, दैट विल बी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो हम क्या करेंगे, एक बारी हम लिखेंगे इसको माइनस के साथ, एक बारी हम लिखेंगे इस इक्वेशन को प्लस के साथ। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आई और हम दोनों को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो होता है कि अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, M ओमेगा 1 प्लस M ओमेगा 2। तो M कॉमन है तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 या ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1। और इनको हम माइनस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे दोनों को, तो ये हमारे पास माइनस है। तो 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2। तो 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2 का एलसीएम लेंगे आप, तो वो हमारे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ जाएगा और ऊपर ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 आ जाएगा। और जो हमारे पास राइट साइड है
वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि माइनस आर प्लस आर जीरो हमारे पास हो जाएगा जब हम इनको ऐड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, अब दोनों में ही ऊपर देखें हम तो ओमेगा टू प्लस ओमेगा वन दोनों में ही कॉमन है, तो दोनों में ही कॉमन है तो हम इसको यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एम माइनस एस डिवाइडेड बाय ओमेगा टू ओमेगा वन इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे ओमेगा टू प्लस ओमेगा वन हमारे पास जो जीरो नहीं हो सकता, तो बोलता है क्यों नहीं जीरो हो सकता कि जो हमारे पास इस रिलेशन में है ओमेगा वन हमारे पास फ्रिक्वेंसी है ओमेगा नॉट के लेफ्ट साइड को, और ओमेगा टू फ्रिक्वेंसी है उसके राइट साइड को। मतलब ओमेगा वन की भी कुछ वैल्यू है, ओमेगा टू की भी कुछ वैल्यू है, ऐसा तो है नहीं कि वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव एक्सिस पे ही है। तो इसका मतलब ओमेगा वन ओमेगा टू हमारे पास यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। तो जो हमारे पास अंदर वाली टर्म है वो हमारे पास जो है जीरो होगी। और एक बार जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो है ये इक्वेशन एम ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, मतलब कि दूसरी इक्वेशन में से हम पहली को माइनस करेंगे तो उस केस में हमारे पास एम ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन प्लस एस इंटू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन ओमेगा टू इक्वल टू टू आर हमारे पास बनेगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आर माइनस माइनस आर प्लस आर, तो टू आर यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। तो अब थर्ड इक्वेशन में जैसा मैंने डिस्कस किया कि ओमेगा टू प्लस ओमेगा वन जीरो नहीं हो सकता, तो यही क्वांटिटी हमारे पास जीरो होगी। एम माइनस एस बाई ओमेगा टू प्लस ओमेगा वन विल बी जीरो। तो एम को दूसरी साइड ले जाएंगे वो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एस बाई ओमेगा टू ओमेगा वन विल बी इक्वल टू एम। तो ये हमारे पास उसको हम इक्वेशन नंबर 5 बोल रहे हैं। तो बोलता है ये जो हमारे पास यहाँ पे एस डिवाइडेड बाई ओमेगा टू ओमेगा वन की वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम अब जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे जो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास आई हुई है। तो यहाँ पे s बाई ओमेगा टू यहाँ पे है s बटा ओमेगा टू ओमेगा वन, तो हमने इसमें पुट किया m ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन प्लस s बटा ओमेगा टू ओमेगा वन हो गया हमारे पास m, और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इक्वल टू टू आर। और अब यहाँ पे देखिए तो दोनों में ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन कॉमन है, या हम कॉमन न ले इसको हम सीधा क्या बोलेंगे कि ये कितना बना, ये दोनों टर्म सेम है, तो ये हो गया टू एम ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, जो हमारे पास ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन की वैल्यू है वो टू आर डिवाइडेड बाई टू एम हो जाएगी। तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन हमारे पास आर बाई एम हो जाएगा, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बन गया टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन कितना बनेगा, टू आर डिवाइडेड बाई टू एम। तो टू से टू कैंसिल, आर बाई एम हमारे पास यहाँ पे बचेगा। तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन आर बाई एम हमारे पास बन गया। लेकिन ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन हमारे पास एक तरह से बैंडविड्थ है, लेकिन हमें पता है कि अभी हमने क्वालिटी फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन निकाला एट रेजोनेंस, वो हमारे पास क्या था, एम ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय आर। अगर हम फ्रिक्वेंसी लेते हैं ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट, तो रेजोनेंस पे जो क्वालिटी फैक्टर होता है एम ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय आर होता है। तो इस एम को अगर हम आर के बटे में ले जाएं नीचे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, एम यहाँ से आर के बटे में ले जाएं तो नीचे बटे में आर बाई एम बन जाएगा। लेकिन अभी हमने ऊपर यहाँ पे निकाला कि आर बाई एम ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन होता है, तो इसलिए क्वालिटी फैक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो एम नीचे चला गया, ऊपर बचा ओमेगा नॉट, नीचे आ गया आर बाई एम। लेकिन आर बाई एम यहाँ पे हमने निकाला ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, तो इसलिए क्वालिटी फैक्टर क्या बनेगा, इट विल बी ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेलोसिटी रेजोनेंस डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, क्योंकि ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन जो है बैंडविड्थ होती है और ओमेगा नॉट हमारे पास जो है नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर हमारे पास होती है। तो ये जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है इसके केस में ओमेगा का कोई रोल नहीं होता। जैसा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि शुरू वाली जो स्टेट होती है ऑसिलेटर अपनी ही नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेटर होता है, तो वो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ओमेगा नॉट होती है।
तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि दिस इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर एंड इट इज़ इन द ट्रांजिएंट स्टेट एंड दिस इज द लेटर फ्रिक्वेंसी डिफरेंस दैट इज बैंडविड्थ। तो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया ये है क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ के बीच में रिलेशनशिप। तो ये जो दो आर्टिकल हैं ये भी पेपर में कई बार आपके रिपीट हुए हैं। So therefore quality factor in terms of absorption bandwidth is defined as the ratio of the resonant frequency omega naught होती है resonant frequency to the difference of the two frequencies at half of the maximum power। तो जो maximum power के हाफ पे ही हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 लेते हैं तो वहीं का जो डिफरेंस होता है ओमेगा 1 ओमेगा 2 का उसको हम बैंडविड्थ बोल देते हैं। तो इसलिए क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ हम कह सकते हैं, या क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, यहाँ पे हम इसको कहेंगे। फिर इसके बाद है हमारे पास रिलेशन बिटवीन ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा नॉट। तो अभी तो हमने क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ के बीच में रिलेशन किया था, लेकिन अब हम रिलेशन करेंगे बिटवीन ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा नॉट। तो ओमेगा 1 ओमेगा नॉट ओमेगा 2 जो तो दो फ्रीक्वेंसी होती है ये ओमेगा नॉट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल डिस्टेंस पे हमारे पास होती है। तो सिमेट्रिकली हम बोलते हैं कि हमारे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ओमेगा नॉट के दोनों साइड हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओमेगा 1 ओमेगा नॉट से लेफ्ट साइड में है इक्वल डिस्टेंस पे, और ओमेगा नॉट के राइट साइड में ओमेगा 2 है इक्वल डिस्टेंस पे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर हमने ओमेगा नॉट निकालना है तो हम क्या करते हैं कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का एवरेज लेते हैं। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का एवरेज लेते हैं। तो जैसे मान लो ये अगर हमारे पास यहाँ पे 10 है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमारे पास 20 है, क्योंकि ये आगे ऐसे, तो हमारे पास इन दोनों के बीच में 10 और 20 के बीच में तो 10 प्लस 20 30 हमारे पास बनेगा, और 30 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 15 बने, तो बिल्कुल 15 पे हमारे पास ओमेगा नॉट आएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे ओमेगा नॉट विल बी एवरेज फ्रिक्वेंसी ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का एवरेज डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट, बिकॉज ओमेगा नॉट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। मतलब कि ये बराबर बीच में मिडल में है लेफ्ट साइड के और राइट साइड के, जहाँ पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है। तो जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई तो इसमें ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 हमारे पास कितना बनेगा 2 इंटू ओमेगा नॉट। इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट। तो हमने अभी पढ़ा है पिछले आर्टिकल में कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आर बाई एम के बराबर भी होता है। पिछले आर्टिकल में पढ़ा था हमने कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आर बाई एम के बराबर भी होता है। तो होता है अब इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम ऐड करें, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है और इक्वेशन नंबर 8 है, दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 ओमेगा 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ओमेगा नॉट प्लस आर बाई एम। तो 2 ओमेगा 2 ओमेगा नॉट प्लस आर बाई एम ऐड करके इन दोनों इक्वेशनों को हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस आर बाई 2m। तो ये हमारे पास जो रिलेशन है ये रिलेशन किसके बीच में है ओमेगा 2 और ओमेगा नॉट के बीच में। तो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन ओमेगा 2 एंड ओमेगा नॉट। तो वही हम बोल रहे हैं रिलेशन बिटवीन ओमेगा 1 एंड ओमेगा नॉट, ओमेगा 2 एंड ओमेगा नॉट। तो जो ओमेगा 2 और ओमेगा नॉट का रिलेशन है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। लेकिन बोलता है कि एक बार अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करके देखें दोनों को, तो हम क्या करें कि जो हमारे पास दोनों इक्वेशन है यहाँ पे इनको हम सब्ट्रैक्ट करें। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या होगा कि मतलब 7 इक्वेशन से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करें
तो ओमेगा 2 से ओमेगा 2 माइनस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ओमेगा 1 माइनस माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा प्लस 2 ओमेगा 1 इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट और माइनस आर बाई एम। और यहाँ भी हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ओमेगा 1 बच जाएगा, वो होगा ओमेगा नॉट माइनस आर बाई 2 एम। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि ओमेगा 1 और ओमेगा नॉट के बीच का ये हमारे पास रिलेशन है। तो यहाँ पे हमने ओमेगा 1 और ओमेगा नॉट के बीच का रिलेशन निकाला और ओमेगा 2 और ओमेगा नॉट के बीच का रिलेशन यहाँ पे निकाला। तो इसके बाद हम क्वालिटी फैक्टर और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे।